नमस्कार, स्वागत है आपका बुक ऑडियो में। मैं सुमन रावत एक बार फिर से लेकर हाजिर हूँ सांझी। अब तक आपने सांझी में सुना कि किस तरह सांझी के पिता दूसरी शादी करने की तैयारी में थे, जिसकी जानकारी वंश ने सांझी की माँ को दे दी थी। अब आगे सांझी किचन में जाकर काम करने लगी। तभी सांझी को लगा कि कोई ऑटो घर के बाहर आकर रुका है। कुछ सेकंड बाद ही दरवाजा जोर जोर से पीटने की आवाज आने लगी। सांझी को समझते देर नहीं लगी। सांझी बिल्कुल बाहर नहीं निकली। थोड़ी ही देर में माँ के चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगी। साथ में शायद छोटे मामा भी थे। राजीव और माँ में बहस होने लगी। जब तुझे इस घर की पिछले 1.5 साल से कोई फिक्र नहीं थी तो अब इतना बनने की क्या जरूरत है? अब तलाक हो चुका है, मैं दूसरी शादी करूंगा, क्या कर लेगी तू? राजीव भड़क गए। अच्छा, अब मैं समझी, उस दूसरी औरत के लिए तुमने मुझे तलाक दिया था। इश्कबाजी करनी थी तो तुमने शादी क्यों की थी मुझसे? माँ बोली। भाभी, अब इन बातों का कोई मतलब नहीं है। यहाँ 3 बच्चों का ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। आपने तो अपनी जिम्मेदारी निभाई नहीं है, भाई साहब को निभाने दीजिए। छोटे भाई ने कहा। जिम्मेदारी और ये इंसान, इसे कब से परिवार की चिंता होने लगी? ये तो बस अपनी अफसरी और शराब के नशे में चूर रहते हैं। मेरे बच्चे मुझे दे दो, तुमसे बेहतर पाल सकती हूँ मैं उन्हें। माँ ने कहा। भाई साहब अब उतनी शराब नहीं पीते, उनकी जिंदगी है, जो करना है वो करने दीजिए। आप उनकी जिंदगी में दखल मत दीजिए। आपने सारे रिश्ते अपने हाथ से तोड़े हैं, अब आपको कोई हक नहीं है। छोटे भाई के तेवर भी तेज हो गए। तुझे इतनी परेशानी है मेरी शादी करने से, तो जा तू भी कर ले दूसरी शादी। किसने रोका है? आ गई हल्ला गुल्ला करने। राजीव बोले। मैंने आपसे कहा था दीदी, यहाँ आने से कोई मतलब नहीं निकलेगा। आप क्यों जिद कर रही हैं? चलिए मेरे साथ। छोटे मामा माँ को हाथ पकड़कर बाहर ऑटो तक ले गए। माँ तब तक चीखती चिल्लाती रही। उठकर राजीव ने दरवाजा जोर से बंद कर दिया। माँ ने बाहर खड़े होकर वंश को फोन लगाया और रागिनी के घर का पता मांगा, लेकिन उस बेचारे को कहाँ से पता था। थोड़ी देर बाहर खड़ी होकर चीखी चिल्लाई और फिर वापस ऑटो में बैठकर चली गई। इधर सांझी किचन में एक कोने में बैठकर रो रही थी। माँ उसके इतने नजदीक थी, लेकिन वो उन्हें देख तक नहीं पाई। माँ ने सांझी को बाहर से फोन भी किया, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। इधर माँ का फोन पहुंचते ही वंश समझ गया कि कोई तमाशा हुआ है। उसने सांझी को फोन किया। सांझी बहुत रोई और वंश को सब बताया। सांझी इसी बात की रट लगा रही थी कि पहले बता दिया होता तो आज सब ठीक होता। यदि माँ को इस बारे में 1 साल पहले ही बता दिया होता तो माँ घर वापस लौट आती। तब ना तो तलाक की नौबत आती और ना ही शादी की। वंश को भी एहसास हुआ कि सांझी सही कह रही है, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। जो होना था वो हो गया। अब बारी थी आगे जो होने वाला है उसे संभालने की। वंश ने सांझी को समझाया और उसे दिलासा दिया कि सब ठीक हो जाएगा। जो हो रहा है उसे होने दो, उसके बाद हम वो करेंगे जो हमें करना है। सोमवार का दिन भी आया। राजीव और उनके भाई सांझी के दादाजी और अन्य रिश्तेदार गायत्री मंदिर पहुंचे। सांझी ने खुशी बंटी को घर बैठकर पढ़ाई करने को कहा और दरवाजा लॉक कर दिया। राजीव चाहते थे कि वे दोनों भी आए, लेकिन सांझी ने उन्हें नहीं आने दिया। शादी में सभी पुरुष थे। मुल्ताई से भी घर की औरतें नहीं आई थी। सांझी और रागिनी की माँ के अलावा वहाँ सब पुरुष थे। सांझी अपने आप को सबसे दुर्भाग्यशाली लड़की समझ रही थी, जो अपनी माँ के होते हुए अपने बाप की दूसरी शादी होते देख रही थी। लेकिन अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। उसने सोचा कि जो हो रहा है होने दो। यहाँ सांझी अपने पापा के फेरे होते देखती रही। उसकी नजर नंदू पर पड़ी, जो लगातार उसे घूरे जा रहा था। सांझी का मन हुआ कि उसकी आंखें नोच ले। शादी संपन्न होने के बाद सांझी मंदिर के आंगन की तरफ चली गई। मंदिर काफी बड़ा था। उसने वॉशरूम ढूंढा और अंदर गई, और जब बाहर आई तो उसने नंदू को खड़े देखा। सांझी चौंक गई। नंदू के चेहरे पर एक गंदी सी मुस्कुराहट थी।
सांझी वहां से चली गई। उसे नंदू को देखकर घिन आती थी। उसे नंदू के इरादे ठीक नहीं लग रहे थे। उसकी आंखों से जैसे हवस टपकती थी। सारे काम खत्म कर ये लोग रागिनी को घर ले आए। शाम के 7 बज रहे थे। रागिनी मैडम सीधे जाकर सो गई। सांझी के सिर पर एक बड़ी परेशानी आकर खड़ी हो गई थी कि इतने लोगों का इतना सारा खाना वो अकेले कैसे बनाएगी। पापा, चाचा, 2 बड़े पापा, दादाजी, 2 काका जी और 3 पापा के दोस्त। सांझी को बहुत गुस्सा आ रहा था। वह तो ये सोच रही थी कि उसके परिवार की कोई महिला आई क्यों नहीं। खैर, खाना तो उसे ही बनाना था। चाचा ने सब्जी काटने में सांझी की मदद की। सांझी से रहा नहीं गया तो उसने पूछ ही लिया, चाचू, सब जेंट्स ही क्यों आए हैं? चाची और ताई लोग क्यों नहीं आई? चाचा ने हंसकर कहा, क्योंकि औरतें बना बनाया काम भी बिगाड़ देती हैं। ये कहकर चाचा हंसते हुए बाहर निकल गए। सांझी ने गहरी सांस ली और खाना बनाने लगी। पहले आलू मटर की सब्जी चढ़ाई और दाल धोकर गैस पर रखी। उसके बाद एक बड़े से बर्तन में आटा गूंधा, जो सबसे मेहनत का काम था। उसके बाद बची हुई मटर, आलू और प्याज से एक बड़े कुकर में पुलाव चढ़ाया। दाल बनने के बाद दाल को फ्राई किया। इतना सब बन जाने के बाद सांझी ने पूरियां तलनी शुरू की। इधर चाचा ने बरामदे में सभी को बिठाकर पत्तल डाली। खुशी और बंटी ने चाचा के साथ मिलकर सबको खाना परोसा। पूरियां बना बनाकर सांझी के हाथ दुखने लगे। जैसे तैसे सब खा पी कर उठे। सबके खा लेने के बाद सांझी ने चाचा और खुशी बंटी को डाइनिंग टेबल पर खाना खिला दिया। रात के 10 बज चुके थे। खुशी और बंटी कमरे में सोने चले गए। सांझी ने रागिनी को उसके कमरे में ही खाना दे दिया। थोड़ी देर में पूरा घर खाली हो गया। सब लोग अपने अपने घर चले गए। सांझी को बहुत तेज भूख लगी। उसने सुबह 10 बजे खाना खाया था और अब 12 घंटे हो चुके थे। सांझी ने जल्दी से खाना परोसा और खाने बैठ गई। इधर रागिनी मैडम अपने बर्तन रखने किचन में नहीं आई। सांझी ने खाना खत्म कर जब एक नजर किचन की तरफ दौड़ाई तो ढेर सारे बर्तन उसका मुंह देख रहे थे। मन तो किया कि सारे बर्तन उठाकर रागिनी के ऊपर उड़ेल दे, लेकिन सारे बर्तन उसे ही साफ करने थे। उसने बर्तन साफ करना शुरू किया। तभी राजीव किचन में आए। वे शराब नहीं पिए थे। सांझी के सामने बर्तनों का अंबार देख उन्होंने आकर पूछा, तुम अकेले इतने बर्तन कैसे धोगे? रागिनी को बुला लिया होता। कहकर राजीव सांझी के साथ बर्तन धोने में मदद करने लगे। सांझी को उस समय एक अद्भुत सुख मिला। पापा, जब इतने लोगों का खाना बना सकती हूँ तो बर्तन तो छोटी बात है, सांझी ने कहा। एक पल को राजीव झेप कर रह गए। उन्हें रागिनी पर गुस्सा आया। बर्तन धोते हुए राजीव ने सांझी से बहुत सारी बातें की। बातें करते करते काम कब खत्म हो गया पता ही नहीं चला। इतने में रागिनी उठकर किचन में आई। अरे, आप क्यों काम कर रहे हैं? मुझे जगा दिया होता, रागिनी बोली। आंटी, हमारा रोज का है। आप अभी अभी आई हैं, आराम कीजिए, फिर तो आप ही को करना है। अच्छा, आपके बर्तन रूम में ही हैं क्या? सोने से पहले धो दीजिएगा या फिर सिंक में डाल दीजिएगा। ओके, गुड नाइट। दोनों को गुड नाइट कहकर सांझी कमरे की तरफ चल दी, लेकिन सीढ़ियों पर ही रुक गई। जो उसने चिंगारी लगाई थी उसका असर भी तो देखना था। वह सीढ़ियों पर खड़ी कान लगाकर सुनने लगी। तुम कोई नई नवेली दुल्हन नहीं हो। 4 घंटे से कमरे में बैठी हो। ना तुमने खाना बनाया, ना उस बेचारी के साथ काम करवाया। मैं बच्चों की देखभाल के लिए तुम्हें लाया हूँ और तुम हो कि तुम्हें कोई चिंता ही नहीं है। राजीव ने धीमी आवाज में रागिनी से कहा, आप भी ना आज के दिन लड़ाई कर रही हैं। मैं 2 दिन से सोई नहीं थी, शादी की तैयारियों की वजह से, इसीलिए नींद लग गई।
मुझे पता होता कि वो अकेले कर रही है तो मैं क्यों नहीं आती। रागिनी ने राजीव से कहा। राजीव ने आगे उससे कुछ नहीं कहा। सांची मुंह दबाकर हंसते हुए कमरे में चली गई। रात के 12 बज रहे थे। सांची के बदन का हर एक हिस्सा दर्द कर रहा था। लग रहा था सारी हड्डियां टूट गई हो। बिस्तर पर पड़ते ही सांची को हल्का सा सुकून मिला। सांची ने फोन चेक किया तो वंश के 16 मिस्ड कॉल और ढेर सारे मैसेज उसका इंतजार कर रहे थे। सांची ने फोन कान से लगाया और वंश से बातें करने लगी। बहुत थक गई हूँ, आंखें खोलने की भी हिम्मत नहीं है, ना ही हिलने डुलने की। तुम बस कहते जाओ, मैं सब सुनती रहूंगी। सांची ने करवट बदलकर आंखें बंद कर ली। ठीक है तो सुनो। इन चांदनी सी रातों में, तेरी चुलबुली सी बातों में मिलता है मुझे जन्नत जैसा सुकून। कभी भूल मत जाना तू, कभी छोड़ मत जाना तू, क्योंकि तेरे बिना मैं जी ही ना सकूं। साथ तेरे जीने का, साथ तेरे मरने का। हाँ जान मेरी, ये सपना मैंने देखा है। चल छोड़कर सब कुछ, अपने उस जहान में जिसे सजाया है हम दोनों ने मिलकर। अरे ये पागल तो सो गई। थक गई मेरी गुड़िया। वंश की कविता पूरी ही नहीं हुई थी कि सांची सो गई। फोन कान से चिपकाए मुस्कुराती गहरी नींद में चली गई। वंश ने फोन रख दिया। सुबह हुई लेकिन सांची की नींद ही नहीं खुली। खुशी बंटी उठ गए। राजीव ने सांची को ना जगाने को कहा। खुशी बंटी 9 बजे रागिनी का बनाया पोहा खाकर स्कूल चले गए। इधर राजीव की आदत थी थोड़े चावल खाकर ऑफिस जाने की। वो सुबह नाश्ता नहीं करते थे। चावल खाकर जाना और टिफिन में घर का खाना होना उनका नियम था। राजीव ने रागिनी को अपने सारे शेड्यूल बता दिए। रागिनी को इतना काम करने की आदत नहीं थी। उसे सांची पर गुस्सा आ रहा था। रागिनी ने खाना बनाकर तैयार किया और राजीव को खिलाया। सांची की नींद खुली। उसने किचन में झांक कर देखा तो उसके खुराफाती दिमाग में कुछ सूझा। बाथरूम की तरफ जाते वक्त सांची ने बाहर से ही आवाज लगाई, आंटी एक कप चाय बना देना। रागिनी को गुस्सा आया लेकिन राजीव सामने बैठे थे। उन्हें दिखाने के लिए ओके बेटा वाली स्वीटनेस दिखाई। थोड़ी देर में राजीव ऑफिस निकल गए। सांची का मन कॉलेज जाने का था क्योंकि वो रागिनी के साथ घर में रुकना नहीं चाहती थी। नहा धोकर सांची तैयार हुई और अपनी फ्रेंड से कॉल करके कॉलेज आने को कहा। सांची को तैयार होता देख रागिनी ने पूछा, तुम कहीं जा रही हो क्या? हाँ कॉलेज जा रही हूँ, मेरे 3rd सेमेस्टर के एग्जाम आने वाले हैं, कहकर सांची जाने को तैयार हुई। जाते जाते सांची ने रागिनी से कहा, अरे हाँ वो पोछे की बाल्टी और वाइपर बाथरूम के बाजू वाले स्टोर रूम में रखे हैं। पापा का स्टडी और हमारा ऊपर वाला कमरा बस छोड़ दीजिएगा, कहकर सांची दरवाजे के बाहर निकल गई। रागिनी का चेहरा तमतमा गया। रागिनी के मन में सांची के लिए दुर्भावना उत्पन्न हो गई जिसे वो दिखाती नहीं थी। अब सांची रोज कॉलेज जाने लगी। उसने अपनी कॉलेज लाइफ को खुलकर जिया ही नहीं था, लेकिन अब वो सब करती थी। दोस्तों के साथ घूमना फिरना, मूवी जाना, क्लास बंक करना। सांची खुश थी क्योंकि पूरे 1.5 साल बाद वो एक बंद पिंजरे से बाहर निकली थी। लेकिन ये खुली आजादी तब तक रहने वाली थी सांची की जिंदगी में। रागिनी जो अब सांची से नफरत करने लगी थी, क्या सांची की इस आजादी को बरकरार रहने देगी? ये जानने के लिए सुनते रहिए सांची, मेरे यानी सुमन रावत की आवाज में। नमस्कार।